हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज अपने चालू की है उसके अपने क्वेश्चन 333 तक क्वेश्चन कर लिए थे 333। आज करेंगे उससे आगे। एंड वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करवाएंगे। नो लोड टेस्टिंग आपको काफ़ी बार करवा चुका हूं मैं। और अब इसमें देखते हैं 1100 केवीए का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग रहती है वो केवीए के अंदर होती है, किलो वोल्ट एम्पियर। एपरेंट पावर रहती है वोल्टेज गुणा धारा का मल्टीप्लाई रहता है। 200 अपॉन में 500, ये क्या है? 200 500 वोल्टेज है। प्राइमरी 500, सेकेंडरी 200 वोल्टेज, 500 वोल्टेज। 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट 12 एम्पियर, पावर फैक्टर 0.1। तो ट्रांसफार्मर की कोर हानि आई डब्ल्यू आई म्यू धारा का मान क्रमशः ज्ञात करें जब ट्रांसफार्मर नो लोड टेस्टिंग पर होता है। इसके बारे में थोड़ा डाटा लिखो आप। ओके, जो ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्टिंग करते हैं अपने, ये रेटेड वोल्टेज पर की जाती है। रेटेड वोल्टेज होती है। म्यूचुअल जो फ्लक्स रहता है ये कांस्टेंट होता है, चाहे ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में हो या फुल लोड कंडीशंस के अंदर हो। ओके, नो लोड हो या फुल लोड कंडीशन, क्योंकि जब तक V बाई एफ अपने पास कांस्टेंट रहता है तब तक फ्लक्स का मान चेंज नहीं होगा। V बाई एफ चेंज होगा तो फ्लक्स का मान चेंज होगा अपने पास। ओके, और V बाई एफ जब तक अपने पास कांस्टेंट है तो नो लोड लॉसेस जो रहते हैं वो भी स्थिर होते हैं। ओके, तो रेटेड वोल्टेज पर करेंगे। रेटेड वोल्टेज का मान अपने पास होना चाहिए लो। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग की केवी रेटिंग इक्वल होती है। वाइंडिंग इक्वल है तो वोल्टेज लो तो करंट की वैल्यू हाई रहेगी, धारा हाई हो जाएगी। अगर धारा हाई होगी तो काफ़ी जो पैरेलल जो रिएक्टेंस मानते हैं, शंट के अंदर जो इम्पीडेंस मानते हैं अपने, नो लोड का जो इम्पीडेंस होता है उसकी वैल्यू प्राइमरी इम्पीडेंस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहती है और ये शंट ब्रांच के एक रूप में वर्क करता है। इसीलिए कंटिन्यूसली लोड हो या ना हो लगातार पावर कंज्यूम करता है, जो 2 से 5% माना जाता है फुल लोड का। ओके, ये नो लोड जो करंट होता है ये जितना कम होगा ट्रांसफार्मर उतना ही बेहतरीन होता है, अपने पास बेस्ट होता है। ओके, तो धारा का मान अधिक है और इसका 2 से 5% मेजरमेंट करने के लिए हाई करंट होगा तो 2 से 5% करंट मेजरमेंट करना आसान हो जाएगा। वैसे भी अपने देखते हैं कि मीटर कम डिफ्लेक्शन की बजाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है तो अपने को बेटर एक्यूरेसी देखने को मिलती है, बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ओके, अब इसके अंदर डाटा आपको कैलकुलेशन करते हैं अपने। बाकी नो लोड टेस्टिंग मैंने 2-3 बार करवा दी इसके अंदर। अभी देखेंगे फुल लोड टेस्टिंग या शंपनर टेस्टिंग। शंपनर को बैक टू बैक टेस्टिंग भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्राइमरी में 200 वोल्टेज, सेकेंडरी में 500 वोल्टेज, नो लोड टेस्टिंग है। आई जीरो की जो वैल्यू, करंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं, छोटा सा वेक्टर बना लेते हैं यहाँ पर। ये अप्लाई वोल्टेज है V1, ये अपने पास करंट है आई म्यू। आई म्यू करंट वो करंट होता है, मैग्नेटाइजेशन करंट भी इसको कहते हैं, जो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए कोर में म्यूचुअल फ्लक्स जो पैदा करता है वो आई म्यू करंट रहता है। और आई डब्ल्यू होता है जो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण जो करंट फ्लो करता है, वो रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होते हैं उनको कंपनसेशन करने के लिए आई डब्ल्यू रहता है। इन दोनों का वेक्टर जो सम रहता है वो अपने पास आई नॉट होता है, आई जीरो रहता है। ओके, ये एंगल अपने पास रहता है फाई। अब यहाँ पर बात करते हैं आई है, तो ये जो एंगल मैंने बनाया है यहाँ पर आई नोट वाला, इसको ऐसे स्थापित कर दें तो ये आधार कर्ण लंब बन गया अपने पास। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की स्क्वायर हटाते हैं तो आधार लंब के ऊपर स्क्वायर अंडर रूट लग जाता है।
तो यहाँ पर आई नोड जो है अपने पास ये है 12 एम्पियर, 12 एम्पियर। पावर जो फैक्टर है ये है अपने पास 0.1। 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है। इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपने से डाटा मांगा, इसके अंदर सभी जो दिखा रखा है नो लोड लॉस क्या रहेगा, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला डायरेक्टली पावर के लिए रहता है वोल्टेज गुणा धारा गुणा cos फाई। वोल्टेज है अपने पास, किस साइड टेस्टिंग करेंगे, लो वोल्टेज साइड, तो वोल्टेज लो कितनी है 500 वोल्टेज, मल्टीप्लाई धारा की वैल्यू कितनी 12, मल्टीप्लाई पावर फैक्टर 0.1, पॉइंट हटाने के लिए अपन में जीरो लगा देंगे, तो जीरो से जीरो गया, 12 5 60, तो जीरो से जीरो, तो ये हो जाएगा 600 वाट जो है अपने पास नो लोड पर पावर कंज्यूम करता है ट्रांसफार्मर, नो लोड लॉस रहता है। जो रिएक्टेंस आपको बता रहा था, ये नो लोड रिएक्टेंस जो रहता है प्राइमरी रिएक्टेंस की तुलना में काफी हाई होता है। ये शंट ब्रांच के रूप में रहता है और ये सीरीज ब्रांच के रूप में रहता है। ओके, सीरीज के अंदर जो जब सब सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड आएगा तो सीरीज में लोड पड़ेगा और ये वर्क करेंगी। एंड जब तक ये ब्रांच जो होती है ये शंट ब्रांच रहती है, बिना किसी ट्रांसफार्मर लोड के सर्किट सेकेंडरी जो वाइंडिंग के टर्मिनल्स है वो ओपन है, उस कंडीशन में भी ये शंट ब्रांच के कारण लॉस लेते हैं, पावर लेते हैं। तो पावर के लिए वोल्टेज गुणा धारा गुणा cos फाई हो गया अपने पास। ओके, इसके अंदर आपको एक चीज और बताइए मैंने कि जो आई नोट इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर, ये कारण है, ये आधार है, ये अपने पास ये कर्ण आ गया, ये आधार, और ये अपने पास लंब आ गया। ओके, तो यहां पर अपने लगाते हैं फॉर्मूला, आई नोट इज इक्वल टू अंडर रूट लग गया, स्क्वायर हटाई तो आई डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं लगेगा यार, प्लस आई म्यू स्क्वायर। ओके, तो इस कंडीशन में आई डब्ल्यू ज्ञात करने के लिए आई जीरो कोस फाई फॉर्मूला रहता है और आई म्यू ज्ञात करने के लिए आई जीरो साइन फाई रहता है। ओके, अब ये साइन फाई कहोगे भी सर है नहीं, तो साइन फाई के लिए नॉर्मली वो ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं वही फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास साइन ज्ञात करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। डाउट किसी प्रकार से नहीं होगा। ओके, साइन एंड कोस की वैल्यू अपने को मिल गई। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने ज्ञात वैल्यू करते हैं आई डब्ल्यू की, तो इसके लिए लगाएंगे आई जीरो कोस फाई है अपने पास 0.1, कोस फाई लिख देता हूँ पहले, आई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आई जीरो करंट की वैल्यू कितनी है, तो वो अपने पास है 12 एम्पियर्स मल्टीप्लाई पावर फैक्टर 0.1, जीरो लगाएंगे पॉइंट हटा के, तो यहाँ पर आएगा 1.2 एम्पियर्स अपने पास आई म्यू करंट है, जो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण शंट ब्रांच के अंदर जो पावर कंज्यूम करता है नो लोड लॉस का। ओके, एंड आई म्यू ज्ञात करने के लिए अपने पास रहता है फॉर्मूला, ये अपने पास रहता है वोल्ट आई जीरो साइन फाइव, तो इसके लिए लिखेंगे आई म्यू इज इक्वल्स टू आई नोट 12 एम्पियर्स मल्टीप्लाई अंडर रूट में करते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस की वैल्यू है 0.1, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर एक का लगाएंगे होल स्क्वायर, करते हैं मोबाइल से सॉल्यूशन। ट्वेल्व मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर करेंगे किसका 0.1 का, तो 11.93 एम्पियर अपने पास जो करंट है मैग्नेटाइजेशन करंट है,
11.93 एम्पियर्स। डाउट है किसी प्रकार से? नहीं होगा। रेजिस्टेंस के नो लोड रेजिस्टेंस की बात करें तो वो अपने पास कितना रहेगा, तो आर नोट ज्ञात करने के लिए वोल्टेज अपॉन में आई डब्ल्यू लगा देंगे, और एक्स नोट ज्ञात करने के लिए आई वोल्टेज अपॉन में आई म्यू लगा देंगे। रिएक्टेंस मिलेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल जाएगा और यहाँ पर नो लोड रिएक्टेंस मिलेगा। ओके, बाकी ये क्वेश्चन आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितना बताया उतना ही होगा। तो 600 वाट का लॉस रहेगा। 1.2 एम्पियर्स द्वारा जो अपने पास आई डब्ल्यू रहती है और आई म्यू रहेगा 11.93 एम्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 335, 335 नंबर। एक ट्रांसफार्मर का कोर लॉस 49 वाट है, कॉपर लॉस 144 वाट है, तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम नहीं है, अधिकतम दक्षता प्रतिशत किस लोड पर होगी जब ट्रांसफार्मर 20% ओवरलोड पर है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर लॉस है आपको जस्ट बता दिया मैंने, जब तक V बाई एफ फिक्स है तो फ्लक्स फिक्स है, फ्लक्स इक्वल है तो कोर लॉस जो कंपोनेंट है वो इक्वल रहेंगे। ओके, तो ये तो 49 वाट है, तो ये नो लोड पर हो या फुल लोड पर 49 तो 49 ही रहेगा। कॉपर लॉस 144 वाट है 144, कब है, जब ट्रांसफार्मर 20% ओवरलोड पर है। और आपको कॉपर लॉस बताया है धारा की स्क्वायर आर। कॉपर लॉस जो रहता है लोड के वर्ग के समानुपाती होता है, लोड के वर्ग के समानुपाती। तो यहां पर लिखेंगे इसको इस प्रकार, I1 स्क्वायर्स अपॉन में I2 का स्क्वायर्स, ओके। तो यहां पर डायरेक्टली लिखेंगे, यहां पर है 1 सेकेंड, अपॉन में लिखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। I2 स्क्वायर्स अपॉन में I1 स्क्वायर्स, तो यहाँ पर ये है 120 ओवरलोडेड अपॉन में, और यहाँ पर 100% इक्वल मान लेते हैं। अभी 100% लोड पर क्या होगा, अपने को एफिशिएंसी यही तो चाहिए, और लोड ये माना, इसका वर्क कर दिया, मल्टीप्लाई एक्स करेंगे। नो लोड पर अपने पास कितना है वो अपने को पता नहीं है, और 20% ओवरलोड पर कितना है तो वो है 144 वाट। डाउट किसी प्रकार से? 0 से 0, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 5, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू एक्स टू 144। तो यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x आएगा यहाँ पर, तो ये लिखेंगे 144 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 36, तो यहाँ पर 6 से गया और यहाँ पर 2 2 बचा, और यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर वापस डिवाइड होगा 4 से, और 25 चौके आ जाएंगे 100 वाट। नो लोड पर अपने पास अगर ट्रांसफार्मर पूर्ण लोडेड है, 100% लोडेड है, तो कॉपर लॉस कितना होगा, 100 वाट का होगा। डाउट किसी प्रकार से नहीं होगा। तो यहाँ पर अधिकतम दक्षता के लिए रहता है KVA। मैक्स की बात करें तो ये रहता है मैक्स प्रतिशत, तो अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन में कॉपर लॉस रहता है अपने पास। आयरन लॉस अपने पास 49 है, कॉपर लॉस अपने पास है 100 वाट, क्योंकि ये तो 20% ओवरलोडेड कंडीशन में है। अंडर रूट करेंगे 49 का अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 7 और 100 का आएगा 10, तो यानी कि एक पॉइंट के बाद में संख्या लिख देंगे 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो प्रतिशत में आ जाएगा 70% अपने पास लोडेड कंडीशन में अगर ट्रांसफार्मर होगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा उस कंडीशन में। कॉपर लॉस एंड जो आयरन लॉस है ये मिनिमम रहेंगे, दोनों बढ़िया कंडीशन में वर्क करेंगे। एक चीज और याद रखो, जब ट्रांसफार्मर अपने पास जो पावर ट्रांसफार्मर रहते हैं ये 100% लोडेड हो, और डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर रहते हैं ये 50% लोड पर हो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं। 100% की नॉर्मली बात करें तो 100% के अंदर ये ट्रांसमिशन जो ग्रिड सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। लोड फ्लक्चुएटिंग काफ़ी कम होता है, तो आयरन एंड कॉपर लॉस ज़्यादा वेरी नहीं, आयरन लॉस स्टेबल है, कॉपर लॉस ज़्यादा वेरी नहीं करता, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी।
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लोड वेरिएशन करता रहता है। कॉपर लॉस नॉर्मल से ज़्यादा होने पर ट्रांसफार्मर की दक्षता वेरी हाई तरीके से डिक्रीज होगी, इसीलिए इनको 50% लोड पर रखा जाता है, इनको 100% लोड पर। और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन होती है कोर लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। ओके, ये फिक्स लॉस में आते हैं, ये वेरिएबल लॉस में आते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास ए 70%। क्वेश्चन नंबर 336, एक 10 एम्पियर डीसी धारा है अपने पास, 12 साइन 200 टी, यहाँ पर टी लगेगा भाई थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन में फॉल्ट हो गया टाइपिंग में, प्लस 18 साइन 100 पाई टी की विद्युत केवल द्वारा प्रवाहित हो रही है, तो मूविंग आयरन के द्वारा और पीएमएमसी मीटर द्वारा मापित धारा का मान क्रमशः ज्ञात कीजिए रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो डीसी 10 एम्पियर धारा रहती है, हाई डीसी इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ये अपने पास दोनों जो साइन के साथ वैल्यू लिखी गई है, ये एसी धारा है, आई ए सी 1 लिखें तो ये हो जाएगा अपने पास 12 एम्पियर्स। साइन एम्पियर नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख दिया वैसे मैंने, 200 पाई टी है, और आई ए सी 2 अपने पास जो है ये है 18 साइन 100 पाई टी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पीएमएमसी मीटर के बारे में। पीएमएमसी जो मीटर होते हैं डीसी के अंदर तो ये इक्वल मान मेजरमेंट कर लेते हैं, औसत मान को पढ़ता है, ये लोड पर वर्क काफ़ी कम करता है, 5 माइक्रो से लेकर 7 मिली एम्पियर तक डायरेक्ट डिफ्लेक्शन दे सकता है, डिफ्लेक्शन एंगल 270 डिग्री का रहेगा। ओके, कंट्रोलिंग टॉर्क जो रहता है वो सिपरंग के द्वारा रहता है। एडी करंट टॉर्क जो रहता है वो डैम्पिंग टॉर्क के अंदर आता है। ओके, क्योंकि हाई मैग्नेटिक फील्ड रहता है इसके अंदर, भारी जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है तो काफ़ी कम मान देखने में मिलता है। डीसी इस मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जो टॉर्क रहता है ये धारा के समानुपाती होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है थीटा होता है। सिपरंग के अंदर अगर ग्रेविटी कंट्रोल होगा तो साइन थीटा हो जाएगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क समानुपाती कंट्रोलिंग टॉर्क हो जाएगा, एंड धारा समानुपाती थीटा हो जाएगा। तो धारा जब थीटा के समानुपाती है तो स्केल लिनियर रहेगी। ओके, इतनी कंडीशन आपने देख ली, यानी कि जब डिफ्लेक्शन एंगल धारा के समानुपाती होगा अपने पास तो स्केल लिनियर होगी, इस चीज का याद रख लेना। ओके, तो यहां पर अपने पास क्या है, जो पीएमएमसी मीटर होता है ये हमेशा औसतमान मापता है, और एसी के पूर्ण साइकिल का औसतमान 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये केवल पीएमएमसी मीटर के अंदर 10 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, 12 एम्पियर का एसी करंट है, 18 एम्पियर का एसी पीक वैल्यू है। तो इसके अंदर 18 12 चाहे पीक हो चाहे 100 पीक हो, इसको मतलब नहीं है, पूर्ण साइकिल का औसत मान 0 होगा। तो अपने पास पीएमएमसी मीटर केवल 10 एम्पियर धारा का मान पड़ेगा। और जो अपने पास मीटर है, अपने जो औसत मान ज्ञात करते हैं साइन वेव के लिए 0.637, स्क्वायर के लिए 1 रहता है, साटूथ के लिए 0.501 रहता है, और हाफ वेव या हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव के लिए बोलें तो उसके लिए 0.318 रहता है। तो ये जो वैल्यू रहती है ये हाफ साइकिल के लिए ज्ञात की जाती है, एंड दोनों साइकिल एक साथ में लेंगे तो आपको पता है दोनों संख्याओं को सम किया जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में प्लस से माइनस हटेगा और 2 से डिवाइड करने पर 0 ही मिलेगा अपने को। तो औसत मान एसी के पूर्ण साइकिल का 0 रहता है, तो पीएमएमसी मीटर अपने पास ओनली सिर्फ 10 एम्पियर पड़ेगा। ये तो चीज़ आपको क्लियर होगी भैया, तो ऑप्शन बी सी एंड डी हो सकता है। अब देखते हैं इसके साथ V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, या I इज इक्वल्स टू
आई मैक्स साइन ओमेगा टी की बात करें तो ये जो साइन के साथ में वैल्यू लिखी जाती है, ये वैल्यू पीक वैल्यू के अंदर होती है। कौन सी वैल्यू है? पीक वैल्यू है। ये अब 12 एम्पियर पीक वैल्यू है, 18 एम्पियर वैल्यू भी पीक वैल्यू है। और मूविंग आयरन जो मीटर रहता है ये कौन सा मान मापता है? तो ये आरएमएस मान मेजरमेंट करता है। डीसी के अंदर औसत आरएमएस मान इक्वल होते हैं, तो रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर भी इकाई ही होता है अपने पास। ओके, तो यहाँ पर 12 एम्पियर जो है अपने पास, जैसे आई आरएमएस अपने को ज्ञात करना है, तो या तो आई मैक्स अपॉन में √2 से डिवाइड करें, या आई मैक्स मल्टीप्लाई 0.707 साइन वेव के लिए है। अपने को वेव नहीं बताई है तो अपने डायरेक्टली साइन वेव को ही मानकर चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ज्ञात करेंगे और मूविंग आयरन जो है आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करेगा। तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 0.707, ओके। और यहाँ पर दूसरी अपने पास वैल्यू रहेगी 18। 18 को अलग तरीके से लिख देते हैं 1.414। ये कहोगे कहीं √2 है, कहीं 1/1.414 है, तो √2 की वैल्यू रहती है 1.414। ओके, तो यहाँ पर दोनों की आरएमएस मान ज्ञात कर लेते हैं अपने। तो 12 मल्टीप्लाई 0.707, तो ये आएगा 8.48 एम्पियर्स IAC1। और यहाँ पर करेंगे 18 डिवाइडेड बाई √2, 12.72। ओके, 12.72 है। आपको संतुष्टि कराने के लिए 18 मल्टीप्लाई 0.707 12.72 ही मिल रहा है। ओके, दोनों कंडीशन इक्वल है अपने पास, किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है आई एसी धारा 2, AC1 ये है, AC2 ये है, एंड डीसी के लिए आरएमएस एंड औसत मान इक्वल होंगे। इक्वल होने पर फॉर्म फैक्टर भी इक्वल होगा। फॉर्म फैक्टर जो आरएमएस और एवरेज वैल्यू का अनुपात रहता है, रेशियो रहता है, रेशियो कहें या अनुपात कहें। ओके, तो 8.48 12.72। 8.48 12.48 और यहाँ पर 10 एम्पियर। ये अपने पास ये डीसी का आरएमएस मान माने या औसत मान, ये अपने पास आरएमएस मान है, ये अपने पास आरएमएस मान है एसी वेव का, ये अपने पास डीसी वेव है। तो इन दोनों, ये सभी धाराएं अगर किसी एक सिंगल वायर से फ्लो कर रही है तो पीएमएमसी लगाने पर 10 एम्पियर धारा फ्लो करेगी, फ्लो मेजरमेंट करेगा। अगर अपने मूविंग आयरन या डायनोमीटर यूज में ले रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास करंट कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा आई टी टोटल के लिए लिखेंगे √ आई डी सी सेक्वायर्स। ओके, अब ये एक वैल्यू है तो एक लिखो प्लस करके, दो है तो दो लिखो, आपकी इच्छा। ओके, यहां पर लिखेंगे आई आर एम एस सेक्वायर्स प्लस आई आर एम एस सेक्वायर्स। इसका मतलब क्या है कि अपने को आर एम एस जो वैल्यू है उसका सेक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट सोल्यूशन करेंगे तो अंडर रूट सोल्यूशन सबको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अंडर रूट का सोल्यूशन करेंगे। तो मूविंग आयरन मानो या अपने पास डेनोमीटर भी दिया होता तो दोनों मूविंग आयरन एंड डेनोमीटर दोनों करंट को बता देता एक जैसा। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर रहेगा 100 अपने पास, प्लस 8.48 का स्क्वायर क्या रहेगा, 8.48 स्क्वायर्स तो 71.91 प्लस 12.72 था भाई, यहाँ पे दोनों वैल्यू एक जैसी लिख दी, 72 था। 72 का स्क्वायर्स करेंगे तो ये 161.79
161.79 ऐड करेंगे और अंडर रूट का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। करते हैं इज इक्वल टू प्लस 71.91 प्लस 100 इज इक्वल्स टू अंडर रूट किया 333.7, तो ये आएगा 18.26 एम्पियर्स मूविंग आयरन मीटर के द्वारा मेजरमेंट करने पर। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी अपने पास। किसी प्रकार का डाउट है क्या आपको? डीसी के अंदर क्या होता है? आरएमएस, औसतमान, फॉर्म फैक्टर सब इक्वल होते हैं। जब आरएमएस वैल्यू औसत वैल्यू इकाई है तो अपने पास जो होगा फॉर्म फैक्टर भी इकाई रहेगा। ओके, डीसी के अंदर फॉर्म फैक्टर, औसत मान, आरएमएस मान, औसत मान, फॉर्म फैक्टर, पीक वैल्यू सब अलग अलग वैल्यू है। और साथ में मूविंग आयरन जो मीटर रहता है ये एसी एंड डीसी दोनों करंट को मेजरमेंट कर सकता है। डिफ्लेक्शन एंगल धारा के वर्ग के समानुपाती है। धारा का वर्ग है तो सम की जो स्केल है वो नॉन लीनियर होगी। ओके, एंड कंट्रोलिंग थीटा होगा। सिपरन कंट्रोल ग्रेविटी कंट्रोलिंग होगा तो साइन थीटा रहेगा। एंड डिफ्लेक्शन टॉर्क समानुपाती कंट्रोलिंग टॉर्क, धारा का वर्ग समानुपाती थीटा। धारा का वर्ग के समानुपाती थीटा है तो उस धारा का वर्ग समानुपाती थीटा, तो उस कंडीशन में अपने को मिलेगा स्केल नॉन लिनियर। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर अपने पास डायरेक्टली हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिना किसी डाउट के साथ। क्वेश्चन नंबर 337, एक हीटर पर 1000 वाट 250 वोल्ट अंकित है। कुंडली का प्रतिरोध और कुंडली तार में प्रवाहित आवेश प्रति सेकंड होगा। आवेश प्रति सेकंड होगा। तो देखते हैं, पावर के लिए अपने पास फॉर्मूला रहता है वोल्टेज अपॉन वोल्टेज मल्टीप्लाई धारा, वी स्क्वायर अपॉन में आर, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर गुणा जी, या आई स्क्वायर अपॉन में जी। इन जी अपने पास कंडक्टेंस है, बाकी आप जानते हो। वोल्टेज है, वी वोल्ट है, आई धारा है, आर रेजिस्टेंस है, एंड जी कंडक्टेंस है। कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस, जिसकी यूनिट महो होती है। ओके, धारा के लिए लिखें तो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, पावर अपॉन में वोल्टेज, पावर अपॉन में रेजिस्टेंस, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट। ये धारा इधर लेके गए पी की साइड, और पी से पी ऊपर गया और आर नीचे आ जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे आई की तो अंडर रूट लग जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस के लिए लिखें तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो अपने पास होते हैं वोल्टेज अपॉन में धारा, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला रहेगा वी स्क्वायर अपॉन में पी, और रहेगा पावर अपॉन में आई स्क्वायर। ओके, ईएमएफ के लिए अपने पास फॉर्मूला रहता है आई गुणा आर रहता है, वी पावर अपॉन में धारा रहती है, और फॉर्मूला अपने पास ये रहा। तो वोल्टेज को इस साइड लेके जाएंगे तो पावर मल्टीप्लाई पी गुणा आर, अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ये फॉर्मूले हैं, और भी अपने ड्रॉ कर सकते हैं आप, अपने हिसाब से ड्रॉ करना, याद भी रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर अपने रेजिस्टेंस ज्ञात करना है सबसे पहले। तो रेजिस्टेंस के लिए वी स्क्वायर अपॉन में पी फॉर्मूला बेटर है, 250 मल्टीप्लाई 250 अपॉन में 100, 1000, 20 से 20, 25 25 625 हो जाएंगे। और यहाँ पर 10 है तो एक के बाद एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर या तो ए होगा या होगा बी ऑप्शन।
ओके। एंड 250 अपने पास धारा के लिए फॉर्मूला, पावर अपॉन में वोल्टेज ले लेंगे, पावर है 1000, वोल्टेज है अपने पास 250, तो यहां पर 4 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन कुंडली में प्रवाहित आवेश प्रति सेकंड होगा, आवेश पूछ रहा है, आवेश यानी कि Q, और कह रहा है प्रति सेकंड, तो T काट देंगे, आवेश रहता है I गुणा T, और अपॉन में T रह गया, तो T से T अपने पास बचेगी धारा, तो ये हो जाएगी। एंड दोनों ऑप्शन सेम है, ए एंड बी ऑप्शन दोनों इसके आंसर हैं, दोनों में कोई इसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 338, 1000 वाट घंटा है, तो इसे मेट्रिक हार्स पावर में बताएं। ये भाई 1000 वाट घंटा नहीं है, कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक होगी अपने से, तो ये है अपने पास 1000 वाट है। मेट्रिक हार्स पावर में कितनी एचपी होगी, हार्स पावर मतलब एचपी, तो सबसे पहले लिखो कि एक मेट्रिक एचपी के अंदर वाट कितने होते हैं, एक ब्रिटिश एचपी में वाट कितने होते हैं, तो मेट्रिक के अंदर होते हैं अपने पास 735.5 वाट, और ब्रिटिश के अंदर होते हैं 746 वाट। ओके। अब वाट है, यहां पर ये पावर दे रखी है अपने को, और पूछ रहा है मेट्रिक में एचपी कितनी है, तो अपने को 1000 से डिवाइड करेंगे, मेट्रिक में पूछ रहा है तो 735 को 35.5, तो ये इक्वल में मिलेगा 1.36 किलोवाट, नहीं 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 1.46 1.36 एचपी के इक्वल। एंड 1000 को डिवाइड करेंगे 746 के द्वारा, तो ये मिलेगा 1.34 एचपी, यानी कि अपने पास 1000 वाट है, तो वो 1.36 मेट्रिक एचपी के इक्वल है। अगर 1.34 एचपी है, 1000 वाट के इक्वल होगा 1.36 ब्रिटिश एचपी। ओके। एंड साथ में अपने एक जो यूनिट रहती है, यूनिट में कुछ कहते हैं 1200 वाट होते हैं, तो यूनिट के बारे में देखो, ये 1000 वाट घंटा रह सकती है, एक के डब्ल्यू एच हो सकता है, 1 बीओटी रहता है, बीओटी मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड, और इसमें 861 किलो कैलोरीज रह सकती है, 36 गुना 10⁵ जूल अपने पास रह सकता है, या ये कई बार इसे लिखा आता है 3.6 मल्टीपल 10⁶, तो ये भी इक्वल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो टाइम रहता है जूल में लिखते हैं, तो वो होता है सेकंड में। ओके। तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास, मेट्रिक एचपी में पूछ रहा है, तो 1.36 एचपी के तुल्य होगा 1000 वाट। क्वेश्चन नंबर 339, तो सर्किट फिर ड्रॉ नहीं है। आज क्वेश्चन, आज नहीं, अपडेट कर दूंगा मैं जल्दी से ही। आकृति की पहचान करो, तो अपने को नहीं पता है कौन सी आकृति क्या है, तो अपने बना लेते हैं खुद से। ए नंबर ऑप्शन जो होगा, ये कह रहा है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तो यहां पर प्लस लिखेंगे, यहां पर माइनस, और वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स लिखना है तो आर वी कर देंगे अपने, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। अब ऑप्शन नंबर बी लिखते हैं, बी है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, सोर्स अपने पास कौन सा है, सोर्स अपने पास है करंट का, तो अपने भी करंट का बना देंगे, करंट का सोर्स बना दिया, और वोल्टेज कंट्रोल्ड है तो आर वी कर देंगे। डायरेक्ट वी भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी लिखे यहाँ पर, वो तो लिखने का तरीका है। सी नंबर है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो अपने को वोल्टेज तो सोर्स बनाना है सबसे पहले, और करंट उसको नियंत्रण कर रहा है, तो प्लस माइनस, और यहाँ पर करंट सोर्स तो आर आई कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी बनाएंगे वोल्टेज करंट कंट्रोल करंट सोर्स, तो सबसे पहले ये कह रहा है करंट सोर्स, तो करंट सोर्स बना लेते हैं।
ओके, करंट सोर्स बना लिया और करंट ही कंट्रोल कर रहा है, तो आई आर। किसी प्रकार का डाउट है क्या? ये स्वतंत्र नहीं होते, ये डिपेंडेंट सोर्सेज रहते हैं, चाहे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो, या वोल्टेज वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो, या करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो, या करंट कंट्रोल करंट सोर्स हो, या करंट कंट्रोल करंट सोर्स हो, या करंट कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स हो, इक्वल ही बात है। सब भी डिपेंडेंट सोर्स है, स्वतंत्र कोई सोर्स नहीं है ये। एंड अपने पास जितने भी ये जो बैटरी वगैरह रहती है, तो ये एक्टिव में आते हैं, जो एनर्जी को जो स्वतः एनर्जी को दे सकते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम के संबंध में सही नहीं है, तो सही के लिए ये गलत है भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंटरनल इंपीडेंस के इक्वल एक्सटर्नल इंपीडेंस होगा, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर पैदा करेगा। पावर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, थेवेनिन वोल्टेज का वर्ग अपॉन में 4 गुना आर एल लोड रेजिस्टेंस के इक्वल। और कई प्रकार क्या होता है, जो इंटरनल इंपीडेंस रहता है वो वेरिएबल शो होता है, तो वेरिएबल कंडीशन में मिनिमम लेंगे इंपीडेंस इंटरनल का, और धारा ज्ञात करेंगे, और धारा के द्वारा आई स्क्वायर आर लगाकर पावर ज्ञात कर देंगे। फिर आप ज्ञात कर सकते हो एफिशिएंसी कितनी है सोर्स की। ओके, एंड इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन रहेगा अपना बी। बहुत जल्दी ये क्वेश्चन करेंगे अपने न्यूमेरिकल बड़े बड़े। एक स्ट्रिंग इंसुलेटर जिसमें 4 इकाई है, जिसमें कुल वोल्टेज का 33 से ही 1/3% वोल्ट कंडक्टर के पास वाली स्ट्रिंग पर है, स्ट्रिंग में है, तो इसकी स्ट्रिंग दक्षता क्या रहती है? तो इसके अंदर अपने वोल्टेज अपॉन कर सकते हैं, 1 अपॉन में जो संख्या है वो फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 0.33 मल्टीप्लाई 4 संख्या है, तो इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद में 2 संख्या आ जाएगी, और 4 को करेंगे 25, 25 अपॉन में यहाँ पर है 33, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 75% के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। स्ट्रिंग दक्षता के बारे में मैंने शॉर्ट्स वीडियो शायद तक डाल रखा है। अपने पास स्ट्रिंग एफिशिएंसी उस कंडीशन में मैक्सिमम होती है जो अपने पास जिनको झूला प्रकार के अपने इंसुलेटर कहते हैं, या सस्पेंशन प्रकार के जो रहते हैं, सस्पेंशन प्रकार के इंसुलेटर को जब कड़ियां मिलाकर कड़ियां जो स्ट्रिंग कोटर की के द्वारा जोड़कर एक लंबे बना लेते हैं, तो प्रत्येक जिसका जो जुड़ा रहता है मेटालिक पार्ट रहता है, उनको जो जुड़ने की प्रक्रिया रहती है आपस में सीरीज में, उन्हें स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ये उस समय 100% हो सकती है जब हर एक स्ट्रिंग के ऊपर वोल्टेज वितरण समान हो। ओके, ऐसे नहीं भी कंडक्टर के पास में जो डिस्क है वो हाई वोल्टेज मतलब सहन कर रही है, और जो दूर है वो कम वोल्टेज, उस कंडीशन में 100% एफिशिएंसी नहीं मिल सकती है। ट्रांसमिशन लाइन में 132 केवी वोल्टेज है, इंसुलेटर डिस्क वोल्टेज 25 केवी। नॉर्मल फॉर्मूला 132 डिवाइडेड बाई 25, और वही फॉर्मूला लिखा था उसमें बताया था कि आप वोल्टेज लिखो, या वन में लिख के फ्रिक्शन लिखो, यहाँ पर वोल्टेज लिख दिया आपने 132 केवी, यहाँ पर 25 केवी है। इक्वल में अपने को क्या मिला था? स्ट्रिंग एफिशिएंसी मिला था। स्ट्रिंग एफिशिएंसी यहाँ पर दे रखी है 60%, फ्रैक्शन में लिखेंगे 0.6 लिख देंगे। ये अपने पास जो क्या है, जो संख्या है डिस्क की वो ऊपर चली जाएगी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी यहाँ पर आ जाएगी, तो 0.6 लगा देंगे। डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेट 9 डिस्क आएगी। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर का बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, एक ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस 160 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड, तो सर्ज इंपीडेंस ज्ञात करें तो कितना होगा? सर्ज इंपीडेंस के लिए फॉर्मूला है आपके लिए, सर्ज इंपीडेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है अंडर रूट एल डिवाइड बाई सी, 160 गुना 10⁻³ अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो 3 से यहाँ पर 10⁻³ रह जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 160 अपॉन में 1, माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा ऊपर, और इसका करेंगे अंडर रूट, 2 से अंडर रूट से 2 हट जाएगा, और यहाँ पर आएगा 4, तो 400 ओम का सर्ज इम्पेडेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी, खुद से करना, मैंने डायरेक्ट करवाया, कल फिर करवाऊंगा इसको। एंड ओके दोस्तों, टेक केयर बाय। वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके डाउट क्लियर हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करो। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बाय। ओके, टेक केयर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ही वीडियो लेक्चर में। ओके।
टेक केयर।